और सास ने बोला कि बहू, क्या तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुझे? यार, जब सबकी माँ इतनी प्यारी होती है तो ये सास इतनी खतरनाक कहाँ से आती है? हे एवरीवन, मैं हूं रत्ना, आपका स्वागत है इस वीडियो में। समझ नहीं आता कि बहू के आते ही सास के अंदर ऐसी कौन सी आत्मा घुस जाती है कि जो मेरे सास ने मेरे साथ किया वही मैं अपने बहू के साथ करूंगी। यार, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो मैं बता दूं कि इस दुनिया में हर सास एक जैसी नहीं होती। बहुत सास ऐसी भी होती हैं कि माँ से भी बढ़कर होती हैं। बट हाँ, बहुत सास ऐसी होती हैं कि सास से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। या फिर बहू ही खराब होती है, मतलब बहू ही सास को बदनाम करती रहती है, सास पे इल्जाम लगाती रहती है। तो ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी मैंने खुद लिखी है इस समय को देखते हुए, जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो क्या राज है असली में सास और बहू का? आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो बहू के घर आते ही सासू माँ ने बोला कि बहू, तू खाना बना दे और आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी। मैंने नौकरों को भी छुट्टी दे दी है, तो इसलिए समय का ध्यान रखना। नाश्ता, लंच और डिनर तुझे ही बनाना है। और सुन बहू, तेरे ससुर जी को अलग नाश्ता चाहिए, देवर को अलग चाहिए, ननद को अलग चाहिए और मुझे अलग चाहिए। तेरा पति तो कुछ भी खा लेगा। तो इसी हिसाब से सुबह जल्दी उठकर सबके पसंद का नाश्ता तैयार कर लेना। बाकी तू खुद देख ले कि अकेले इतना सारा कैसे बनाएगी। और हाँ बहू, हमें होटल का बिल्कुल नहीं पसंद है। ये सारी बातें सुनकर बेचारी बहू बहुत परेशान हो गई। अभी तो दुख से बाहर भी नहीं निकली थी। वो पहले से ही बहुत दुखी और परेशान थी दहेज के चक्कर में, क्योंकि शादी से पहले 20 लाख कैश का डिमांड था ससुराल वालों की तरफ से। इसके कारण पापा बहुत परेशान थे, पर उनको शादी भी यहीं करना था, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी वाला था और घर भी अच्छा बना रखा था। खेत खलिहान भी बहुत सारा था। ससुर अभी अभी आर्मी से रिटायर हुए थे, उनको बहुत सारा पैसा भी मिला था। और लड़का दो भाई था, एक बहन थी। तो इस घर की बड़ी बहू भी मैं बनने वाली थी। इसलिए तो पापा ये चाहते थे कि मैं कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी यही करूँगा, चाहे मुझे कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करना पड़े, क्योंकि यहाँ बेटी जाकर मेरी राज करेगी। इसी सब के चलते पापा लड़के वालों का हर डिमांड पूरा कर रहे थे। इवन जमीन भी गिरवी रख दी थी। मेरे गहनों के लिए माँ का कुछ पुराना गहना भी तुड़वाना पड़ा, ताकि ससुराल में कोई ये ना बोल सके कि अपनी बेटी को कोई गहना देकर नहीं भेजा। बड़ी मुश्किलों से शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, इंतजाम हो रहे थे कि शादी से 2 दिन पहले ही सासू माँ का एक लंबा सा लिस्ट आ गया। लगता है उस पर्चे में और भी लंबा सा डिमांड आया था। पर्चा खोलने से पहले ही पापा परेशान हो गए, माथे पे पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, हाथ कांपने लगे कि अब क्या लिखा होगा इसमें। ठंडी में भी पापा के चेहरे पे, माथे पे पसीना छलकने लगा था। पापा की आंखों में डर दिखाई देने लगा था कि ना जाने अब क्या डिमांड कर दिया है और कहाँ से लाएंगे हम। अब बेटी का घर कैसे बसेगा, ये सोचकर ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा था, घबराहट हो रही थी। पापा सोच में पड़ गए कि अगर मैं इंतजाम नहीं किया तो कैसे होगी शादी। मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई भी था जिसकी अभी पढ़ाई चल रही थी, और मेरे भाई का भविष्य बिल्कुल अंधकार में था, क्योंकि मेरे लिए अच्छा ससुराल ढूंढने के चक्कर में सब कुछ पापा ने दांव पर लगा दिया था, ताकि मेरी बेटी ससुराल में जाकर, बड़े घर में जाकर राज करेगी, बिना ये सोचे कि इसके बाद उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, भाई का पढ़ाई कैसे होगा। और जब जब मैं मायके आऊंगी घूमने 2-4 दिनों के लिए, तो वापस से कपड़े लत्ते और सारा कुछ देने का पैसा कहाँ से आएगा। खैर, जब पर्चा खुला तो उसमें पहला डिमांड 4 पहिए गाड़ी का था, कि मेरी बहू विदाई होकर अपने गाड़ी में आनी चाहिए। दूसरा डिमांड, मेरे बेटे को 3 तोले का चैन मिलना चाहिए, 1 तोले की अंगूठी मिलनी चाहिए, घर का सारा सामान ब्रांडेड होना चाहिए, क्योंकि आखिर दे तो आप अपने बेटी को ही रहे हैं ना। सुख तो वही भोगेगी ना, मैं अपने लिए कहाँ कुछ मांग रही हूँ। और हाँ समधी जी, अगर आप ये सारा कुछ नहीं दे सकते तो दरवाजे से गई हुई बारात वापस आ जाएगी बिना दुल्हन का। पर एक चीज सोच लीजिएगा, मेरे बेटे के लिए तो अभी बहुत ऑफर है शादी करने के लिए, लेकिन आपकी बेटी का क्या होगा? दरवाजे से बारात वापस आने के बाद आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? और आखिर गलत ही क्या मांगा है हमने? हमने अपने बेटे को इतना पैसा लगा के पढ़ाया है, इतना सारा खर्चा किया है, इतना पैसा खर्चा किया है उस पे, तभी तो सरकारी नौकरी लगा है। और आखिर पूरी जिंदगी आप ही की बेटी तो ऐश करेगी ना।
आखिर मैं जीऊंगी ही कितना, मेरी तो 4 दिन की जिंदगी है। और अगर आप ये सारा कुछ नहीं देंगे तो अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे कि ये देखो इसके बेटे की तो सरकारी नौकरी थी और इसको कुछ भी नहीं मिला। मेरे पड़ोसी शर्मा जी के बेटे का ही शादी हुआ है 2 दिन पहले, उसको तो ये सारा कुछ मिला है और लोग कितनी तारीफ भी कर रहे थे। अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे 4 लोगों के बीच में। ये सब लिखा था उस पर्चे में। ये सब पढ़कर पापा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और रौंदी गले से पापा ने बोला सर पकड़कर कि हे ईश्वर, इतने सारे पैसे 2 दिन में मैं कहाँ से लाऊंगा। अब शादी को 2 दिन बचे हैं। हे ईश्वर, क्या करूं? अब शादी की तैयारी करूं या पैसों का इंतजाम? अब क्या करूं मैं अपने प्यारी बेटी का, कैसे उससे बोलूंगा ये सारी बातें? अगर बारात वापस चली गई तो उसे शादी कौन करेगा? और लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? कैसा बाप हूं मैं कि एक इकलौती बेटी की शादी तक नहीं कर पा रहा मैं। टूट गए थे पापा। देखा था मैंने उनको। जब मैंने उनसे जाकर पूछा कि क्या हुआ पापा, तब पापा ने मुस्कुराकर अपना सारा दर्द छुपा लिया और बोला कि बेटा कुछ नहीं, तू जा अपनी शादी की तैयारी कर, तुझे दुनिया का सबसे सुंदर दुल्हन दिखना है। और शादी का दिन आया, बारात आई, सब कुछ हुआ और ससुर जी पापा को एक कोने में बुलाकर बहुत खरी खोटी सुना रहे थे। शायद कुछ कमी रह गई थी उनके नज़रों में। तब भी मेरी नज़रें उधर ही थी और मेरे पापा लाचार बेटी का बाप हाथ जोड़े खड़े थे। ये कैसी शादी है एक बेटी की जो कहलाई तो लक्ष्मी जाति, पर अपने पिता के घर को छोड़ते समय अपने पिता को ही कंगाल कर देती है और ससुराल आती है कर्जा और अपने आंखों में आंसू लिए। ऐसा क्यों होता है? आखिर बेटी के पिता का कसूर क्या है? वो अगर एक बेटी का पिता है तो इसमें गलत क्या है? दुनिया का हर औरत पहले एक बेटी होती है। बेटी, बहन, बीबी, माँ, हर औरत पहले लड़की होती है। तो क्यों ऐसा किया जाता है उसके साथ? अरे यार, बंद करो ये रिवाज कि मेरे साथ यही हुआ तो मैं बहू के साथ भी यही करूंगी। अगर एक आंख के बदले दूसरा आंख हर कोई लेने लगा तो ऐसे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। शादी तो 2 लोगों का बंधन होता है, 2 परिवारों का मिलन होता है, खुशी का मौका होता है, तो उसे खुशी का ही मौका बने रहने दो। तो प्यार से अपनी बहू लाओ और उसे बेटी बना कर रखो, तभी बहू आपको माँ बनाएगी। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक बेटी चुप कैसे रहेगी? संस्कारी थोड़े रहेगी, वो तो बोलेगी ही ना। तभी तो बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ जी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ कि मैं घर का सारा काम करूँगी, और मैं काम क्यों करूँ? मेरे पापा ने आप लोगों की मुँहमांगी कीमत दी है, घर का मुँहमांगा सामान दिया है, तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। तभी सासू माँ ने तमतमाती आवाज में बोला कि जुबान लड़ाती है बेशरम, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तुझे संस्कार नहीं दिए, अपने से बड़ों को ऐसे जवाब देते हैं। तभी बहू ने मुस्कुराकर डबडबाई आंखों से जवाब दिया, माँ जी, जो आपने पर्चे भेजे थे उसमें तो सिर्फ पैसे, गहने, ब्रांडेड सामान और गाड़ी की बात लिखी थी। उसमें कहीं भी संस्कार की बात नहीं लिखी थी कि आपकी बेटी के अंदर संस्कार भी होने चाहिए। और माँ जी, मैंने मेरे संस्कार उसी दिन गिरवी रख दिया जब पापा ने जमीन गिरवी रखी, माँ के गहने बिक गए, भाई का पढ़ाई छूट गया और जिस घर में मैंने बचपन बिताया उसको तक गिरवी रखना पड़ गया। तब सासू माँ एकटक बहू को देखती रह गई और बहू रोते हुए कमरे में चली गई। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि घर में ना सिर्फ लक्ष्मी लाए, कोई डिमांड नहीं, बुढ़ापे में बहू ही काम आएगी। ये सारा पैसा, चीज, सामान कुछ काम नहीं आएगा। और हाँ, अगर बेटी के पिता के पास होगा तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेटी का पिता खुद ही सोचता है कि मैं अपने बेटी को जितना हो सके अपने औकात से बढ़ कर दूं। माता पिता अगर 10 होते हैं तो चाहते हैं कि उनकी बेटी 20 में जाए, उसके लिए कोशिश करते हैं कि मैं अपने बेटी को अच्छे से सब कुछ करके विदा करूं। धन्यवाद।